क्या इतने से दिन में सिलेबस रिवाइज हो जाएगा सारा? सिर्फ 13 दिन है हमारे पास। होए होए, उन्होंने कहा जी यकीन है। मैं जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ उसमें तकरीबन ये सबसे छोटा या ये और कमती लॉ तकरीबन बराबर है। ऑडिट की का जो क्रैश कोर्स है वो 11 दिन का है, कंपनी लॉ का भी 11 दिन का है, और ये वाला 13 दिन का है। तो मैंने तो अपनी तरफ से इस पर ज़्यादा टाइम रखा है। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि टाइम जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा कम रखा गया है। अगर आप डेली साथ साथ पढ़ें तो सब पॉसिबल है। 2-3 तरह के इस वक्त यूज़र्स मेरे सामने हो सकते हैं। एक वो जो पूरा सेशन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते रहे हैं और साथ साथ क्लास के चलते रहे हैं, एंड तक चलते रहे हैं, टेस्ट वगैरह देते रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपने सारे काम करते रहे हैं, और अब एंड पे पीछे जाके जो चैप्टर खोल के देखें बिल्कुल नया नया सा लगता है। सब कुछ सही था, एवरीथिंग गोइंग फाइन, लेकिन जब पीछे गए तो हमें पता ये लगा कि बी लॉ जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला भी जाता है। तो एक तो वो यूज़र्स हैं जो अच्छे बच्चे हैं लेकिन अब उनको एक रिवीजन की ज़रूरत है। एक वो लोग हैं जिन्होंने एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो पीछे देखें तो उन्हें मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आखिरी महीना शुरू होने से पहले एक दफ़ा तेज़ी से रिवाइज़ कर लें ताकि फिर बाद में पास पेपर्स के सवालों को वो लिख के कर सकें। तीसरे वो लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आखिरी महीना तो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के नाम होना चाहिए, और जिनको डेली बेसिस पे एहसास होता है कि अकाउंटिंग्स उनके ज़्यादा टाइम खा जाती है और लॉ जो है वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा है कि एक दफ़ा 2-3 हफ्ते लॉ पे अच्छी तरह से लगा लें और उसके बाद हम पूरा का पूरा अगस्त जो है वो गुजार दें अकाउंटिंग्स करते। फिर पहला पेपर आपका बिजनेस लॉ है, मतलब मेजॉरिटी लोगों का ट्यूसडे वाला दिन सबसे पहला एग्ज़ाम है। तो उन लोगों ने सोचा होगा कि अगस्त तकरीबन 28-29 तक अकाउंटिंग्स वगैरह करते रहें, उसके बाद 5-6 दिन के लिए सिर्फ बी लॉ पे शिफ्ट हूँ और बस बी लॉ को पढ़ते पढ़ते बी लॉ को पास कर लें इंशाल्लाह। एक और कैटेगरी भी है जो लेक्चर्स के दौरान बीच में कहीं एक आध हफ्ते के लिए कहीं छुट्टी पे चले गए, कोई घर में शादी आ गई, कोई ज़रूरी काम आ गया, कोई बारिशें ऐसी हो गई कि वो क्लासेस नहीं ले सके, बीच में कुछ चैप्टर्स आए और टीचर तो आगे से आगे पढ़ाता जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये चैप्टर मैं बाद में तैयार कर लूँगा, जो टीचर आगे से आगे पढ़ा रहा है वो मैं साथ साथ तैयार करता रहता हूँ। तो उन लोगों को वो वाले दिन बीच में जब एग्जैक्टली वो स्केड्यूल आएगा जो आपका टॉपिक मिस हुआ है, उस दिन मैं यही सजेस्ट करूंगा उन लोगों को कि वो लोग उस दिन स्पेसिफिकली और कुछ ना करें। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 14 मिस हो गया, फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर नंबर 11 मिस हो गया, ये 2 चैप्टर आपके मिस हुए हैं, तो स्केड्यूल में जिस दिन चैप्टर 11 जिस दिन चैप्टर 14 आए उस दिन आपने फिर किसी और सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, यहाँ क्लासेस लेनी है और घर जाके अच्छी तरह से रिवाइज़ करके वो चैप्टर अपना पक्का कर लेना है। फिर आते हैं आखिरी तरह के स्टूडेंट्स की तरफ। ये मेरे ख्याल में एसी नहीं चल रहा, ये ख़राब हो गया है। ओह हो, अच्छा ये है ही ख़राब, शुरू से ख़राब था। अच्छा मेरे ख्याल में कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है। ठीक, तो आखिरी कैटेगरी कौन सी है? वो स्टूडेंट जो आज जागे हैं, दाखला भेजते टाइम तक जो है वो सोच रहे थे कि क्या वो बीलॉ का दाखला भेजें या ना भेजें। बीलॉ में एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद जो है वो चीज़ों को लेके चलते रहे, लो जी कुछ ख़वातीन आई हैं और थोड़ा सा देर से आई हैं, अब इनको पीछे जगह मिलेगी, या बॉयज़ अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ओए होए, एक अच्छे भाई ने फ़ौरन से जो है ना वो किया, साथ वाले कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है। ठीक है जी, अगर आप लोग थोड़ा सा ताउन कर सकें, नहीं तो जी। तो आखिरी कैटेगरी कौन सी तरह के लोगों की है? जो आज सोच रहे हैं कि हमने पढ़ना है और दाखला भेजते वक्त तक भी उन्होंने अपना सारी तवज्जो दे दी FR1 को या फिर टैक्स को। अब बीलॉ के टीचर बेचारा धीमा मासूम से आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ा रहा होता है, अच्छा भाई साथ साथ पढ़ते रहो, ज़्यादा वज़न ना आए। टैक्स की टीचर हैं जज्बाती किस्म के, आग लगा देंगे, पढ़ा नहीं तो तबाह हो जाओगे, जो है ना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप जनाब वो हर बंदे को ये होता है कि भाई टीचर इतना जोश में आ रहा है तो मतलब इस टीचर का काम डेली कर लिया जाए। दूसरा में बेचारा एक मासूम सा टीचर है, भोला भाला सा टीचर है, चलो कोई बात नहीं, इसका वो लेक्चर्स पेंडिंग होते चले जाएँ। अच्छा तीसरा अकाउंटिंग, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको टीचर जज्बाती मिले या धीमा मिले, आपने उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो अल्टीमेटली सब में ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बीलॉ पीछे रह जाता है, वो लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने PRC का अब जाके पेपर क्लियर हुआ है।
और अब जाके पीआरसी के एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो सोच रहे हैं कि अब तो हम फास्ट ट्रैक में भी एडमिशन नहीं ले सकते, और वो सीए का दाखिला भी भेज चुके हैं जज्बाती होकर, लेकिन अटैम्प्ट दी, उसके बाद जज्बाती होकर दाखिला भेज दिया, लेकिन एहसास हुआ कि नहीं अभी तो ज़रा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। ये लोग जो आखिरी 2 कैटेगरी वाले हैं ना, इनके लिए फिर एक सजेशन है, जिस दिन हमारी यहाँ पे क्लास है उस दिन फिर बी लॉ के अलावा कुछ नहीं करना। अगर आपने 6 महीने बी लॉ को टाइम नहीं दिया, 2.5 महीने बी लॉ को टाइम नहीं दिया, 1.5 महीने बी लॉ को टाइम नहीं दिया, तो कम से कम 13 दिन तो ईमानदारी से दे दें। आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा घर जाके, यानी कि आज के दिन कोई ऐसा वो काम नहीं आपको अगले दिन करना हो, तो इफेक्टिवली 12 दिन सिर्फ आपने क्लास के साथ चलना है। और ऐसा नहीं है कि 12 दिन चलते चलते हम सितंबर में पहुंच जाएंगे, हम आपके पेपर से महीना पहले इंशाल्लाह आफ्टर दीज 12 डेज़ फ्री भी हो जाएंगे। तो क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं, जो अभी भी जागा है और जिसने आज से भी पढ़ना शुरू करना है वो ये ना सोचे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे काफ़ी शदीद एफर्ट करनी पड़ेगी। और जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरह से करके है कि हम 3 वीक्स में चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ रहे होंगे। जो सेकंड वीक है हमारा, उसमें 9-10 मुहर्रम आ जाता है, और 9-10 मुहर्रम अगेन आपको पता है इस्लामिक डेट्स जब तक चांद अनाउंस ना हो तो थोड़ा टेंटेटिव होती हैं, तो ये 2 दिन भी हो सकते हैं और इससे अगले 2 दिन भी हो सकते हैं। तो ऑन सेफर साइड मैंने यहाँ सैटरडे पे कोई चीज़ प्लान नहीं की, और यहाँ पे इस तरह का गैप रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पर लॉन्ग वीकेंड के तौर पर जो है वो अपने अपने इलाकों में भी चले जाते हैं, वो रिलीजियसली कनेक्टेड हों या ना हो, लेकिन बहरहाल दोनों तरह के लोग जो कनेक्टेड हैं वो भी अपने घरों को चले जाते हैं, जो कनेक्टेड नहीं है उनको एक साथ 3-4 छुट्टियाँ नज़र आती हैं। तो नॉर्मली 9-10 मुहर्रम पे कॉलेजेस और बाकी जगह पे जो है क्लासेस या एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए मैंने सेफर साइड इससे आगे प्लान नहीं किया। तो सेकंड वीक में हमारे पास 3 दिन है, और थर्ड वीक में हमारे पास जो है वो फिर से दोबारा 5 दिन है। थर्सडे के बाद सैटरडे, फ्राइडे को एन यही टाइम जो है वो ज़ाहिर है हमारा वो उसको जुम्मा प्रेयर को अफेक्ट कर रहा होगा, तो ये नोट करना है कि पहले और तीसरे वीक में फ्राइडे का दिन नहीं है, फ्राइडे की जगह सैटरडे है। तो एक ही चीज़ हमने जहन में रखनी है। हर दिन का टारगेट है। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं आपको बताऊं, सिलेबस में 4 हिस्से हैं, जिनमें से 2 हिस्से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम है और 2 हिस्से अदर लॉज के नाम पे, अदर लॉज और जो आपका पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है। मैंने किया ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अदर देन जो उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये पहले वीक में डिवाइड कर लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो चैप्टर्स हैं जो मासूम से हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, और साथ साथ कवर होते जाते हैं, लॉजिकली समझ आती जा रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो चैप्टर 4, 6 और 7 ICAP के सबसे फेवरेट हैं। तो कोशिश ये की है कि जिस वीक में आपके पास मार्जिन ज़्यादा है, चैप्टर 6, 7 और 4 करें, फिर आगे आपके पास 3-4 दिन का मार्जिन आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि हमारा हाफ सिलेबस है वो आप, और उसमें लॉजिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, वो आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर सकें। फिर हमारा जो वीक आएगा उसमें हम अदर लॉस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अदर लॉस करते करते जो है वो हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आपने इसमें नोट किया होगा कि यहाँ आपको चैप्टर 1 नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पे इसके नीचे वाला लाइन आइटम था, बेचारा जो है ना वो लाइन ऊपर होने की वजह से मिट गया। तो चैप्टर 15 इतना नहीं है कि वो 2 दिन पे स्प्रेड हो, तो यहाँ चैप्टर 15 रिमेनिंग के साथ जो है वो चैप्टर 1 क्लब होता है। और अगर हम चैप्टर 1 को उस वक्त क्लब नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, हम 1 आध दिन और एक्सटेंड कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग तब तक तो जज्बाती होके चल ही रहे होंगे। तो ठीक है, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ये हमारा प्लान है। थोड़ा देखते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरह से है। मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि आप 6 महीने तक पढ़ते रहें और आपने 6 मिनट बैठ के प्लान नहीं बनाया तो 6 महीने बेकार है। तैयारी सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ ये है कि आपने तैयारी करनी कैसे है। अपने सिलेबस को समझना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है, ICAP को क्या इश्यूज़ हैं इस सब्जेक्ट को लेके, ICAP ने किन किन चीज़ों पे क्या क्या बात की है, वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बुक्स जिनको फॉलो करना चाहिए, या जो भी आप जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इश्यूज़ क्या हैं, कोई रीसेंट चेंजेस तो नहीं आई हैं ICAP की तरफ से किताब में, और इसी तरह से सिलेबस आउटलाइन, टिप्स एंड टेक्निक्स, और इस तरह से रीसेंट चेंजेस ICAP की तरफ से किताब में। कहीं आप इसको लेके परेशान तो नहीं कि ICAP ने कोई किताब में रिसेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी?
हमारे सिलेबस में ज़ीरो चेंज है। असल में होता ही है कि आईकेएप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है ना वो आउटलाइन देता है, एग्जामिनेशन गाइडेंस देता है, तो उस एग्जामिनेशन गाइडेंस से जो है वो एकदम से सोशल मीडिया में शोर मच जाता है कि वो एमएफए के अंदर आईकेएप ने यही अनाउंस कर दिया, वो FR1 FR2 में आईकेएप ने ऐसे ऐसे अनाउंस कर दिया। तो उससे सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद हमारे सब्जेक्ट पे भी कोई इम्पैक्ट आया होगा। हमारा सिलेबस 100% वही है जो पिछले सेशन में था। अगर आपके पास इससे पिछले सेशन की किताब भी है तो दैट इज़ 100% वैलिड, सब कुछ वही है। फ़र्क कहाँ पे आया है, पिछले सेशन में आईकेएप की जब किताब थी, आईकेएप क्या करता है हर 1-2 अटैम्प्ट बाद ना अपनी किताब थोड़ा सा रिवैम कर देता है, रिवाइज़ कर देता है। वो रिवाइज़ क्यों करता है, ड्यूरिंग सेशन मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने आईकेएप को बताया होता है जी आपकी फ़लाना एग्जाम्पल में ये एरर है, आपके फ़लाना एग्जाम्पल में इस तरह से मसला है। तो इस सेशन के स्टार्ट में भी उन्होंने अपनी आईकेएप ने अपनी ऑफिशियल बुक जो रिवाइज़ की तो उन्होंने किया ये कि जिन जिन एग्जाम्पल्स में एरर थे वो एग्जाम्पल्स ठीक कर ली। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रेजेंटेशन चेंज कर ली। पहले वो हर कॉन्सेप्ट के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे होते थे, अब उन्होंने उन सारों को इकट्ठा करके पूरे यूनिट के एंड पे देना शुरू कर दिया। तो उससे हुआ ये कि सेशन के स्टार्ट में जो है ना वो बच्चे बड़े परेशान हो गए कि आईकेएप की किताब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग सोचना शुरू हो गए कि हमें दोबारा क्लासेस लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपने से पिछले सेशन क्लासेस ली हुई हैं और चीज़ें आपको आती हैं तो इस दफ़ा नई चीज़ हम कोई नहीं पढ़ने जा रहे। कॉन्टेंट्स ऑफ सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। चेंज अगर था तो आईकेएप की अपनी किताब में वो जो एग्जांपल्स दे रहा होता है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2-3, उसके अंदर उन्होंने एरर्स ठीक कर दिए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पास पेपर्स के उन्होंने डाले होते हैं सिर्फ उनकी तरतीब या जगह चेंज की है। तो बस ये वो चेंजेस हैं जो कि अगेन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिजनेस लॉ के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने चूँकि सम ऑफ द लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद 20% लेवल पे और कुछ लोग ऐसे हैं जो 70-80% लेवल पे हैं। तो क्या आप थोड़ा सा याद करके बताएंगे कि व्हाट आर द इश्यूज़ विद बिजनेस लॉ, क्या हैं इश्यूज़? ईजी समझना शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि पूरे सेशन आपने इसको इजी समझा, लेकिन अब सेशन एंड होने वाला है और अब समझ आ रहा है कि ये अब नहीं काबू आने वाला, क्योंकि इसको उतना टाइम ही नहीं मिला। तो एक पॉइंट ये है कि इसको इजी कंसिडर करके थोड़ा साइड पे कर दिया जाता है, टेक्स्ट पे तवज्जो ज़्यादा दे दी जाती है और FR1 पे तो ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दी जाती है तवज्जो। और केस स्टडीज़, प्रैक्टिस, सिनेरियो, इसमें सिचुएशंस आती हैं, केस स्टडीज़ आती हैं जिसकी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं हुई हुई होती। और सिलेक्टिव स्टडी एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट कर देंगे कि इस चैप्टर से तो कभी सवाल आता है कभी नहीं आता, पिछली दफ़ा सवाल आया था तो शायद इस दफ़ा ना आए, तो आप ये चैप्टर छोड़ दें। तो वो होता है पूरा ये कि कुछ फेसबुक के सियाने स्टूडेंट हैं वो पूरा एक जायचा तैयार करके रखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि कौन से वो 13 चैप्टर्स हैं 18 में से जिनमें से इस दफ़ा पेपर आना है। और आप सोचते हैं कि चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने तजर्बाकार लोग हैं, तो आप 16, 18, 20 साल से पढ़ाते हुए टीचर्स को छोड़ देते हैं और आप उस जायचे पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो जायचा आपको 5 चैप्टर कम तैयार करने का कह रहा है, जबकि टीचर जो है वो जालिम आपको ज़्यादा पढ़ने का कह रहा है। तो ये भी कुछ मसलों मसाइल हैं। तो जब वो एंड पे आपको इस तरह से सजेस्ट करता है और आप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा बंदा है, मेरी भलाई में बात कर रहा है, आप एक आध चैप्टर छोड़ देते हैं काम का और अचानक से पता लगता है कि पेपर में वहाँ से सवाल आ गया। आईकेएप का पेपर में पैटर्न काफ़ी रैंडम है। ये बड़ा मुश्किल है कि हम डिफ़ाइन करें कि कौन से चैप्टर में से लाजमी सवाल आएगा, कौन से में से नहीं आएगा। उसने जोन बनाए हुए हैं, जोन में चैप्टर जो जोन में से वो स्प्रेड करके सवाल पूछ रहा होता है। फिर पेपर में एक सवाल के कई 2-2, 3-3 पार्ट्स भी होते हैं। टिपिकली इस पेपर में 22, 23, 24, 25 पार्ट्स होते हैं अदर देन MCQs। यानी उनकी कोशिश ये होती है कि 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के लिए मार्क्स को स्प्रेड करें और तकरीबन पूरे सिलेबस में फैल जाएं, और बड़ा कम ही ऐसा होता है कि वो किसी चैप्टर को बिला वजह छोड़ दें। बट अगेन अगर एक चैप्टर एक ग्रेड में से छोड़ दिया तो उस ग्रेड के बाकी सारे चैप्टर्स में से ज़रूर उन्होंने पूछा होगा, और कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है एक दफ़ा छोड़ दिया, अगली दफ़ा आप सोचें लाजमी पूछेंगे, अगली बार फिर छोड़ दिया। पता लगे एक चैप्टर से 3 दफ़ा सवाल आ रहा है, आपने सोचा अब 3 दफ़ा आ गया, आप थोड़ी पूछेंगे, चौथी दफ़ा फिर सवाल पूछ लेंगे। तो कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। बजाय इसके कि हम ये सोचेंगे एक स्टैंडर्ड पैटर्न है और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें, तो इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। और क्या इश्यूज़ हैं बिजनेस लॉ के साथ? क्रैम करना मुश्किल है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट है। बिजनेस लॉ जो है वो अमूमी तौर पर माना जाता है खुश सब्जेक्ट है।
नॉर्मली लोग कहते हैं बस इसे रट्टा मारना होता है और उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे में अगर अच्छे तरीके से समझा हुआ हो तो इसमें काफ़ी मज़ेदार लॉजिक्स हैं। मैंने कोशिश ये की है, हम लोग 5-6 दिन में भी पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते थे। मैंने कोशिश ये की है कि इसको इतना स्प्रेड कर दें कि किसी भी दिन आपके ऊपर इतना लोड ना आए कि आपको ये बोर सा लगना शुरू हो जाए और आप इस पर परेशान हो, तो आपको डेली मार्जिन मिले कि आप इसको थोड़ा थोड़ा सा करके साथ साथ तैयार कर सकें। तो हर दिन हम जितना पढ़ेंगे वो समझ आना भी ज़रूरी है और फिर बाद में आप उसको कवर भी कर सकते हैं। फिर एक मज़ीद काम ये किया है कि टाइम थोड़ा सा और बचाने के लिए पास पेपर्स की प्रैक्टिस इसमें नहीं शामिल की। होगा ये कि आपने नोट किया होगा, हमने इंफॉर्मेशन के लिए ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जिसमें ओवरऑल क्रैश कोर्स के लिए लोगों से कहा कि आप आएँ। फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे सामने डिस्प्ले कर दूंगा, या कल जो है ना वो मैं उसका एक जो QR कोड है वो आपके सामने रख दूंगा। उससे ये होगा कि जब आप उस रेलेवेंट ग्रुप में जाएंगे तो उसमें सिर्फ B-Law की बातें होंगी। असल में अगर सारे सब्जेक्ट की सारी बातें हर जगह पे चल रही हो ना तो लोग फिर आवाज़ार हो जाते हैं। तो हमने कुछ ओवरऑल ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें लोग आगे हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई क्रैश कोर्स वगैरह क्या हैं, किस तरह से कब होंगे, उसमें हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ऑनवर्ड B-Law की जो डेली इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्लास अपलोड होने के बाद उसका लिंक, आपकी डेली के हिसाब से टेस्ट और वो सारी चीज़ें जो है हम उस ग्रुप में डालते रहेंगे। तो उस ग्रुप में क्या होगा कि फिर हम लोग जब हमारा ये सिलेबस ख़त्म होगा तो आपके पास पेपर्स की वीडियोज़ भी शेयर कर रहे होंगे। तो पास पेपर की वीडियोस इस तरह से कर लेंगे कि लास्ट सेशन ICAP में रिवीजन क्लासेस हुई थी मेरी, और वहाँ मैंने एक चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे पास पेपर समेत कराए थे, जितना टाइम था उसके हिसाब से। तो वहाँ से हम कट करके और आप लोगों को जो है वो सिर्फ पास पेपर, क्योंकि पिछले सेशन और सेशन में सिर्फ एक अटैम्प्ट का फ़र्क पड़ा है, वो पास पेपर्स की जो वीडियोज़ हैं हम यहाँ पे दे देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो लेक्चर होगा वो प्योर बड़े अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को लेके चल रहा होगा, हमारे पास सफिशेंट टाइम होगा चीज़ों को समझने के लिए। इतना कम टाइम नहीं है हमारे पास, 1.25 घंटा डेली, और 1.25 घंटा भी वो वाला जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, रेगुलर क्लासेस में सवाल होता है, फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, फिर आपस में 2 वे डिस्कशन होती है, अगले दिन पिछले दिन का रिकैप होता है, फिर उस पर सवाल जवाब होते हैं, कुछ शुगल वगैरह भी चल रहा होता है। अब इस टाइम पे मैं हमेशा से सीरियस था, इस टाइम अब आप भी सीरियस हो चुके होंगे। तो अब होगा ये कि क्लास बड़ी ऑब्जेक्टिव चल रही होगी, टू द पॉइंट चल रही होगी, और हम बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे होंगे। तो बस आपने जो है साथ देना है और हमने इस भरपूर टाइम को जो हमारे पास डेली अवेलेबल है उसका फ़ायदा उठाना है। चैप्टर्स को तोड़ तोड़ के एक 1-1.5 हफ्ते पे स्प्रेड करके पढ़ना और होता है, आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रही होती है। अब मज़ा आएगा, आपको पूरा पूरा मैप समझ आ जाएगा कि एक पूरा चैप्टर क्या बात कर रहा है, उसमें 2-3 मेन एरियाज़ कौन कौन से हैं और उसमें ICAP ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो ये सारी थोरो चीज़ें हमें इंशाल्लाह ताला समझ आ रही होंगी। मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं। मिस्टर कंप्यूटर का मानना ये है कि बिज़नेस लॉ के साथ मेन इश्यूज़ ये हैं कि लोग इसे इजी गेम समझते हैं। आप में से अक्सर लोग आज इस चीज़ की तस्दीक करेंगे जो पूरे सेशन इसको रिलैक्स पेपर कंसिडर करते रहे हैं, आज उनकी B-Law की तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत बहुत नीचे जा चुकी है, बिकॉज दे हैव कंसिडर्ड इट एज ईजी गेम। ये इतना ईजी नहीं है। नंबर 2, रिटेंशन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चीज़ें रिटेन नहीं होती हैं। आप जितना ज़्यादा इसको याद करते हैं, जितना तेज़ी से लेके चल रहे होते हैं, उतना ही तेज़ी से ये स्किप भी होता जा रहा होता है। तो यहाँ रिटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको चीज़ें उतना ज़्यादा जहन में नहीं रहती। देन हाउ टू अटेम्प्ट ICAP क्वेश्चंस। ICAP के सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करें, उसको कैसे लेके चलें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि हमने ICAP के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, और वो सारे सवालों को रटे वाले तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या एक सीधे सीधे सवाल में भी खामखा अपनी इंग्लिश यूज़ करके अपने आप को फंसा लेते हैं। अभी इसके ज़्यादा पेपर नहीं हुए, नए वाले पेपर के सिर्फ 3 पेपर्स हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो कंबाइंड पेपर हुआ करता था बिज़नेस लॉ का, उसमें बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ इन दोनों का मिक्सचर होता था। एग्जामिनर कमेंट में एग्जामिनर हर दफ़ा की अटेम्प्ट में एक बात पे ज़रूर होता था कि लोगों को केस स्टडी सवाल सॉल्व करना नहीं आता। लोगों को पता नहीं है कि हमने जो इस तरह का सवाल आया जिसमें लॉजिकल डिस्कशन करनी है उसको कैसे लेके चलना है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे कीमती मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो केस स्टडी सवाल है इनका क्या पैटर्न है, इसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह का सवाल है, हमने उसको किस तरह से कवर करना है। देन AFC पुराना इशू होता था /PRC।
पीआरसी के बाद जो है ना एक गलत अप्रोच डेवलप हो जाती है लोगों की कि थ्योरी को टाइम नहीं देना होता और टाइम देना ही सिर्फ न्यूमेरिकल को होता है। पीआरसी की जिस भी स्टूडेंट को पकड़े उससे पूछें हाँ भाई तुमने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, वो कहेगा जी मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी हालांकि एक सब्जेक्ट है और अच्छा खासा तगड़ा सब्जेक्ट है, राइटिंग का पेपर भी है वहाँ पे, इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, लेकिन पीआरसी में एमसीक्यूज़ वगैरह को देखने के बाद लोगों को ये समझ आ जाती है कि थ्योरी आसान होती है और न्यूमेरिकल में टाइम देना होता है। इंटरेस्टिंगली आईकेप में अक्सर थ्योरीज़ के रिज़ल्ट ख़राब होते हैं और न्यूमेरिकल के मुनासिब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछली दफ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में गालबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 55% रिजल्ट था। अब 55% का मतलब है कि जो पानी पीने भी गया था एग्ज़ाम हॉल में वो भी पास होके आया है। कितने लोग तो सीरियस होते हैं एग्ज़ाम वाले दिन, 20-25% लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत अच्छी तैयारी के साथ होते ही नहीं है जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो 55% का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वालों को उन्होंने खुला डुला पास किया। बट एट द सेम टाइम जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो 30, 32, 28, 29 और ये इस पेपर में तो एक टाइम पे बड़े भयानक रिजल्ट आते थे, 12.5%, 13.5%, 13.25% इतने लोग पास हो रहे होते थे। तो अगेन ये जो पीआरसी के बाद आपके अंदर एक फिनोमेना डेवलप हुआ है कि हमने जो है वो थ्योरी को टाइम नहीं देना, न्यूमेरिकल को टाइम देना है। राइटिंग के पेपर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूमेरिकल में आपकी राइटिंग बेहतर होती है क्योंकि आप लिख लिख के सवाल कर रहे होते हैं, थ्योरी में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज़ जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप क्लास में आए, टीचर ने आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल कराया या स्क्रीन पे न्यूमेरिकल कराया, आप सामने बैठ के क्या कर रहे हैं, अपने अपने रजिस्टर पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर आपने घर जाके जब प्रैक्टिस की तो भी क्या किया, सवाल पकड़ा, रजिस्टर पे न्यूमेरिकल किया। अगले दिन क्लास में आए, फिर रजिस्टर पे न्यूमेरिकल हुआ। रिवीजन के वक्त जब भी टेस्ट तैयार किया, जब भी प्रैक्टिस की, सवालों को हाथ से लिख लिख के किया। और पेपर में क्या करना होता है, सवाल हाथ से लिख के करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप इतनी दफ़ा वही काम करते हैं जो आपने आईकेप में करना है कि आपका हाथ सेट हो जाता है। थ्योरी में क्लास में सुनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, रिवीजन के वक्त रट्टा लगाते हैं और पेपर में लिखते हैं। यानी पेपर में जाके पहली दफ़ा आप वो काम करने लगते हैं जो कि आपको असल में करना चाहिए था थ्रू आउट। तो एक सॉल्यूशन मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ और वो सॉल्यूशन से मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। वो सॉल्यूशन क्लासेस के शुरू में तो ज़रा कम तकलीफ दे होता है, लेकिन इन दिनों ज़रा ज़्यादा तकलीफ दे है। वो ये है कि आप एक रजिस्टर लें, एक नीट एंड क्लीन रजिस्टर डेडिकेटेड फॉर बिजनेस लॉ, छोटा सा रजिस्टर, 100-125 के दरमियान उसमें पेजेस, और डेली हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिवीजन क्लास में, आपने घर जाके उसे लिख लेना है। नोट्स आपके पास मौजूद होंगे, नोट सामने रखने हैं, उसको एज इट इज़ करके नीट एंड क्लीन करके रख लेना है। इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब वो सारा आपकी अपनी हैंड राइटिंग में आ जाएगा तो आपके लिए क्रैम करना आसान हो जाएगा। अपनी हैंड राइटिंग जल्दी क्रैम होती है, किताब की राइटिंग थोड़ी सी देर से क्रैम होती है। अपनी हैंड राइटिंग ज़्यादा देर तक क्रैम रहती है, किताब की जो लैंग्वेज है, क्योंकि किताब की लैंग्वेज तो आपको हर तरफ नज़र आ रही है, अपनी हैंड राइटिंग का एक अलग इमेज है, एक अलग परसेप्शन है जो आपके दिमाग में होती है। तो फ़ायदा नंबर एक ये हुआ कि आपकी जो रिटेंशन वाली चीज़ है वो बेहतर हो गई। फ़ायदा नंबर दो ये हुआ कि आपको लिखना आ गया। वो जो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं थी थ्योरी को लिखने वाली, और जो पेपर में जाके डायरेक्टली लिखना था और आपके जुमले नहीं बनने थे, अल्फाज टूट जाने थे, वो अब आपको लिखने की एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी। रिवीजन क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने हर चैप्टर के कम से कम 2, और अच्छी बात है कि अगर आप 3 सवाल लिख के कर लें। कोई भी चैप्टर तैयार करने के बाद जब आप उसके पास पेपर देखते हैं और आपको लगता है कि आपको आते हैं, तो एक दफ़ा सजेस्टेड है कि उसको पूरा राइटिंग में लिख लें ताकि आपको पता लग जाए कि हमने इनको किस तरह से लेके चलना है। डन। तो रजिस्टर बनाने से ये रिटेंशन वाला और जो राइटिंग वाला मामला ये भी सॉल्व हो जाएगा। देन सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी की तरफ असूलन नहीं जाना। सिलेक्टिव स्टडी जो है वो आपको अच्छी तरह से गुमराह कर देगी, परेशान कर देगी, क्योंकि आप हर वक्त डर में रहेंगे। फिर पता क्या होता है, पेपर में एक अननोन सवाल नज़र आया, जो आप थोड़ा सा ध्यान से बैठ के सोचते हैं तो पता लगता है ये तो चैप्टर 4 में से आया है, जो आपको आता है, सवाल अजीब सा था। जब आपने फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 छोड़ा हुआ है, तो जैसे ही अजीब सा सवाल आएगा, नहीं समझ आया, आप कहेंगे ओहो मैं जो चैप्टर छोड़ के आया हूँ ना, ये वहाँ से आया होगा। तो हर अननोन सवाल उस क्वेश्चन मार्क की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो
कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, और इतने बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, इतना बड़ा आपका सिलेबस भी नहीं है कि इसमें हम सोचेंगे हम सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएंगे। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं काफ़ी देर से। सर रजिस्टर पे नोट करने से टाइम ज़ाया नहीं होता है? हर कोई कहता है मैंने बगैर रजिस्टर पे नोट किए पास किया, इस पे टाइम ज़ाया। ठीक है जी, इन्होंने कहा कि जी जब रजिस्टर पे लिखते हैं तो टाइम ज़ाया होता है, और हर कोई कहता है कि मैंने रजिस्टर पे नहीं लिखा लेकिन मैंने पास कर लिया। ये इन्होंने पूछा बहुत ही बड़े संजीदा और बड़ा टाइम गुजारे हुए दानिश्वरों से, जिन्होंने कहा कि रजिस्टर पे लिखने से टाइम ज़ाया हो जाता है। और एक बेचारे 16-17 साल के तजर्बे वाले टीचर ने कहा कि भाई मैं गुर की बात बताता हूँ कि आप लिख लेंगे तो आपको नाकामी नहीं होगी कभी। तो चूंकि वो गैर ज़रूरी बात थी और उसमें लगा कि टाइम वेस्टेज है, क्योंकि टीचर वाली बात में ना टाइम लग रहा था, मेहनत लग रही थी। तो पॉइंट ये है कि हम हमेशा जब भी हमें एक मेहनत करने का काम कहा जाता है ना, तो हम ओपिनियन शॉपिंग करते हैं। हम इंटरनेट पे जाके लोगों से पूछते हैं जी इससे मैं बच सकता हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने जो कुछ लेक्चर मिस कर दिए तो वो इंटरनेट पे जाके पूछ रहा होता है जी अगर मेरे इतने पेंडिंग लेक्चर्स हो तो क्या होगा, फलाना काम हो तो किस तरह से होगा। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर उन स्टूडेंट से ये पूछिएगा कि आप जब रिवाइज करते थे तो कितनी दफ़ा रिवाइज करते थे। वो स्टूडेंट जो पास हुए आपसे कहेंगे कि मैंने 10 दफ़ा बी लॉ रिवाइज किया। और फिर आप उससे पूछिएगा कितनी देर में चैप्टर रिवाइज करते थे, तो वो कहेगा जाहिर है रट्टा है तो मैं एक चैप्टर को 5-5 घंटे तक रिवाइज करता रहता था। फिर इंशाअल्लाह ताला आप पेपर पास करने के बाद उन्हें बताइएगा कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा एक सीनियर बंदे के मशवरे पे मैंने लिख के देख लिया, उससे हुआ ये कि मुझे एक दफ़ा पहली दफ़ा लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब मैं 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ। और पेपर से पिछले दिन मैं 3 घंटे में सारी बुक रिवाइज करके बैठ के सोच रहा था कि और मज़ीद क्या करना है, और मैंने पास पेपर्स के 10-20 सवाल हाथ से लिख के कर लिए। और फिर उसे ज़रूर ये बताइएगा कि मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर हो गई, जो मुझे लाइफ में सीए में जगह जगह काम आ सकती है। अगेन देखें 100% लोग एक जैसे नहीं होते, 15 से 20%, 25% लोग ऐसे होंगे जिनका रट्टा इतना तेज़ होगा कि वो कहेंगे सर हमारा रट्टा इतना तेज़ है हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने केमिस्ट्री की 700 सफ़े की किताब को रट्टा मार लिया था, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वो समझ भी नहीं आती थी फिर भी रट्टा मार लिया। उसमें तो इंग्लिश लिखी भी नहीं होती थी, वो C6H12 और वो पता नहीं कितना वो अजीब से वहाँ पे फार्मूले होते थे, वो हमने याद कर लिए थे। तो यस, हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं है कि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स को लिखने की ज़रूरत है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को लिखने से दोनों मसले हल हो जाएंगे। एक मसला नहीं है, सिर्फ रट्टा मसला नहीं है, सिर्फ रिटेंशन मसला नहीं है, रिटन एक्सप्रेशन भी मसला है। तो आप एक दफ़ा जब लिखते हैं ना तो आपको लगता है कि आपको टाइम लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, मेरी किताब का एक सफ़ा आपके घर में आधा घंटा लेगा लिखने में। मेरी किताब में 77 पेजेस हैं, 3 हफ्ते के ऊपर स्प्रेड करके आपने लिखना है। मैं तो नॉर्मली ये काम 6 महीने के ऊपर स्प्रेड करके बताता हूँ ना, लेकिन अब कम टाइम है तो वो लोग जो साथ साथ चल रहे थे वो तो लिखते रहे होंगे। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अब जिनका इस वक्त ऑल इन ऑल यही है कि उन्होंने सिर्फ एक पेपर देना है बी लॉ का और उन्होंने उसको सही से तैयार करना है, या वो उनके ये 13-14 दिन उन्होंने बी लॉ के अलावा किसी को टाइम नहीं देना। तो उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर लिखेंगे तो आपको पहली दफ़ा लगेगा कि आपका टाइम लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, पढ़ने में भी टाइम लगता है। आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते आप, क्योंकि आपके जहन में फेसबुक की नोटिफिकेशन आ रही होती है कि वो वहाँ करके वो 2 लाइक थे 3 लाइक थे, फिर दोबारा जल्दी से जाके देखा हाँ 2 लाइक ही थे, वापस आए। अभी फिर किताब सामने आई है तो अचानक से आ गया कि आगे तो रोबोट हुकूमत कर रहे होंगे, सीए ख़त्म हो जाएगा। अब सामने किताब है लेकिन आपके जहन में पूरे पाकिस्तान के सारे मसलों मसाइल है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, सीए जो है वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान में सीए का स्कोप ख़त्म हो चुका है। अच्छा भला एसीसी करने के बारे में सोच रहा था, महंगा बहुत था, मैं इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गया, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, और क्या मुझे इस वक्त सोने ही जाना चाहिए। ये होता है थ्योरी ये करता है आपके साथ, क्योंकि आप सामने देख रहे होते हैं ना। लिटरली अगर आपको सिर्फ ये लिखने वाला काम हो ना तो आप सामने देखेंगे और आपने लिखना है, तो दिमाग, आंखें बड़े ध्यान से ईमानदारी से पढ़ के दिमाग को पैगाम देंगी कि मैंने पढ़ा क्या। दिमाग इंतहाई ईमानदारी से हाथ को पैगाम देगा कि तुमने लिखना क्या है, और लिखे हुए को आंखें दोबारा से पढ़ के दिमाग को कहेंगी ये वही है, और एक दफ़ा उधर चेक भी कर लेंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके ये 3-4 उज़्व जो है वो एक दूसरे के साथ इतनी परफेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे होंगे कि उस टाइम पर आप नोटिफिकेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो दिमाग को मसरूफ़ कर दिया कि ध्यान से पढ़ो और लिखना है।
तो जो लिखते हुए पढ़ता है ना वो बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, और जो बगैर लिखने के लिए पढ़ रहा होता है वो बस पढ़ नहीं रहा होता, सामने किताब होती है और वो को प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। क्या ये बात समझ आई? तो राइटिंग जो है वो उससी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, बट अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपका रट्टा सुपर डुपर तूफानी है और आपको लगता है कि नहीं ठीक है जी आपके लिए लिखना अच्छा नहीं है, तो कम से कम आप ना लिखने से एक चीज़ से बच सकते हैं कि रिटेंशन वाला काम तो जो है आप खुद से कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगेन रिटन एक्सप्रेशन का क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, ये 70-77 सफ़े हाथ से लिख लेने से आपका कम से कम एक रिटन एक्सप्रेशन बिल्ड हो जाता है। पेपर में आपको डाउट ही नहीं होता। बी लॉ के पेपर से वापस आए हुए बच्चों से पूछो, वो कहते हैं सवाल सारे समझ आ रहे थे, लॉजिक भी पकड़ी गई थी, लेकिन लिखने बैठते थे ना तो हम बता नहीं पाते थे जो हमें पता है। तो वो रजिस्टर आपका रिटन एक्सप्रेशन भी बेहतर करता है और आपको सवाल सॉल्व करने के बारे में, देखिए ना, जब आप रिटन एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो आईकेप के सवाल सॉल्व करने की भी हल्की सी एक आदत बन जाएगी, रिटेंशन का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और वो जो AFC PRC वाला मामला था कि आप न्यूमेरिकल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, थ्योरी को कम दे रहे हैं, थ्योरी को ऑटोमेटिकली तवज्जो मिल जाती है। तो एक आजमूदा नुस्खा है, मतलब मैं इतने अरसे से लोगों को बी लॉ पढ़ाता आ रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो रिवीजन क्लास या रेगुलर सेशन के बाद कहते हैं कि सर वो जो लिखने वाला मशवरा था ना उसने ज़िंदगी आसान कर दी। तो अगर अभी तक नहीं लिख रहे थे और एक चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक छोटा सा चैप्टर उठाना है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 8, छोटा सा 1 सफ़े का चैप्टर है, उसको लिख के देखें। और जब आप उसे लिखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि वो बड़ी जल्दी आपके दिमाग में आ गया। और अगर ऐसा ना हो मत लिखें। लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है, मशवरा थोड़े से सीनियर बंदे से लेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉब्लम ये है कि आपको टीचर एक इंतहाई अच्छा प्रोटोकॉल, एक अच्छा एक गाइडेंस देता है और उसके बाद फिर आप फेसबुक पे अपने हम असरों से पूछ रहे होते हैं कि जी मेरे टीचर ने तो अजीब सी बात कर दी है, बताओ कोई ऐसी बात जिससे मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े। मैं पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वरना क्या है, ये ओपिनियन शॉपिंग वाला जो काम है ना कि जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों से राय ले रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो स्टूडेंट जो हर वक्त उससे पूछता है यार तुम कैसे पढ़ते हो, अच्छा मैं वैसे पढ़ लेता हूँ। फिर थोड़ी बाद एक और बंदा आता है, वो कहता है मैं तो उल्टा लटक के पढ़ता हूँ। आप फिर उल्टा लटक के पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर एक दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा यार इस तरह से नहीं पढ़ते, रात टाइम से सो जाना होता है, सुबह के टाइम पर बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। अब आप रात सोने लेट जाएंगे, नींद तो आनी नहीं है, और जब रात नींद नहीं आनी तो सुबह उठा ही नहीं आना। तो पता लगेगा आप 2-3 दिन ज़ाया करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप वो स्टूडेंट ही नहीं है जो सुबह उठ के पढ़ने वाला है। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे टाइम पे सुबह उठ के पढ़ते हैं और आपको कोई यार दोस्त आके कहे यार रात के वक्त इतना पुरसुकून टाइम होता है, ठंडा सा मौसम होता है, मैं पढ़ने बैठता हूँ 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं। आपने कहा यार ये जो कर रहा है मैं ये करके देख लूँ। ना करें इस तरह से। यू आर योर ओन। अपने आप को समझें, अपनी वीकनेस को समझें। आप अगर कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो तवज्जो ज़्यादा दें अपने ऊपर। आपको अगर इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है तो ये रजिस्टर वाला काम ज़रूर करें। बट अगर आपकी बड़ी अच्छी सेल्फ राइटिंग है तो फिर मैं आपको रट्टा लगाने का भी नहीं कहूँगा। फिर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें और पेपर में आप अपनी सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिवाय डेफिनेशंस के मैं कहीं रट्टा मारने पे आपको नहीं कहूँगा। डेफिनेशन में मजबूरी ये है कि उसके अल्फाज एज इट इज़ लिखने होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है इंसान। क्लियर? तो ये बात डिस्कस होना बड़ा ज़रूरी है कि आपको चीज़ें आइडिया हो कि किस तरह से हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर इन प्रॉब्लम से निकल आए तो फिर मसला हल हो सकता है। ये आपने 13 दिन मेरे साथ साथ चलना है, 13 भी क्या अब तो 12 दिन रह गए। ये 12 दिन आपने साथ साथ चलना है ताकि आप जो है वो अपने इन प्रॉब्लम्स से जो है वो बाहर आ सके इंशाअल्लाह ताला। सिलेबस को समझना बड़ा ज़रूरी है। पता नहीं इसके ऊपर आपका इमेज आप तक सही आ रहा है? क्लियर है। सिलेबस में हमारे 4 एरियाज़ हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो परफॉर्मेंस है। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं अदर बिजनेस लॉस। आईकेपी कहता है कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम उसकी वेटेज है 5 से 8 नंबर, यानी वो कहते हैं हम कम से कम 5 का पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 का। ये जो ग्रिड बताते हैं ना, सम टाइम MCQs और उसमें डिवाइड होके ना ये ग्रिड कभी कभार थोड़ी बहुत आउट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि ग्रिड हमेशा इतनी आउट हो जाती है कि आपने इस ग्रिड को कभी कंसिडर ही नहीं करना। आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है कि मेरे 100 नंबर के सिलेबस में 5, 7, 8 नंबर के लिए जो वेटेज है वो चैप्टर 1 की है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स में आते हैं चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक। बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, मज़े के चैप्टर्स हैं, लॉजिकल चैप्टर हैं। और 2 से 5 तक आईकेएफ को चैप्टर 4 बहुत शदीद पसंद है, क्योंकि चैप्टर 4 में 2 एसेंशियल्स हैं और चैप्टर 4 में अच्छा खासा डाटा है।
तो चैप्टर 2 से लेके 5 तक ICAP कहता है 20 से 25 नंबर। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही चैप्टर 6 से लेके 10 तक ICAP कहता है 25 से 30 नंबर। ये हमारे सिलेबस का सबसे मज़े का एरिया है, हाईली लॉजिकल और बहुत ही स्मार्ट। यानी अगर मैं अपनी किताब के हिसाब से बात करूं तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जो है ये 6 सफ़े का है और 4 सफ़े का है। अब सोचें अगर ये सारे सिर्फ 4-4 सफ़े के हैं और 25 से 30 नंबर कह दूँ तो यश ही लग जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस जोन में सबसे बड़े चैप्टर के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 4 हैं। चूँकि ये 4 सफ़े का है, ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 2 सफ़े का है। 11 सफ़े हैं। आपको लिखने में लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, 11 सफ़े लिख लेंगे। 25 से 30 नंबर अगर कहीं कह दें उनको पक्का कर लेंगे। कम से कम इस तरह से तो चला जा सकता है, फोकस वेटेज तो की जा सकती है। तो 11 सफ़ों के अंदर 25 से 30 नंबर कैद है। हमारे सिलेबस का सबसे कम एफर्ट करके सबसे ज़्यादा नंबर जनरेट करने वाला जोन। पसंद भी बहुत है, वेटेज भी अच्छी रखी हुई है उन्होंने और यहाँ से सवाल भी अच्छे पूछते हैं। और इसमें क्रैमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लॉजिक ज़रा ज़्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 हिस्से, एसेंशियल्स जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तब तक की बात है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा उसकी बात है। देन आ जाते हैं अदर लॉज। अदर लॉज में हमारे पास ये 3 चैप्टर पार्टनरशिप के लॉ को डील करते हैं, ये 2 चैप्टर नेगोशिएबल के लॉ को डील करते हैं और फिर 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से हर चैप्टर में 2-2 लॉज है। और ये 2-2 लॉज जो है उन्होंने 2-2 सफ़े के दिए हुए हैं। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है डिफरेंट लॉज का और तकरीबन ICAP इन तीनों चैप्टर्स में से मिला के एक 12-13 नंबर का सवाल ऑन एवरेज पूछ रहा होता है। तकरीबन यहाँ से वो 12 से 15-16 मार्क्स की यहाँ से पूछ रहा होता है, दरमियान में यहाँ से पूछ रहा होता है, यानी वो अपने सिलेबस में स्प्रेड होके नंबर पूछ रहा होता है। अब अगर हमने ये देखना हो कि ICAP इस ग्रेड को फॉलो करता है या नहीं करता, ये ग्रेड आज से 3 अटेम्प्ट्स पहले आई है। जब ये पेपर डेवलप हुआ उससे पीछे ICAP अपनी ग्रेड को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था और उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि ICAP ने बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करना छोड़ दिया। 3 टोटल अभी तक अटेम्प्ट्स गुजरी हैं, स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23। जब ICAP ने कहा कि मैं 5 से 8 नंबर के लिए पूछूंगा तो 6, 7 और रिसेंट अटेम्प्ट में 6 ग्रिड फॉलो हुई है। तो इसका मतलब है चैप्टर 1 की इंडिविजुअल वेटेज हमें समझ आ गई है कि औसतन 6-7 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है। फिर आपकी सेकंड ग्रेड चैप्टर 2 से लेके 5 तक की 20 से 25 बोला, 24, 23 और क्या इनमें से कोई भी इस रेंज से बाहर है 20 से 25 की? नहीं। लेकिन एक ख़ास बात है कि 20 से 25 की रेंज में वो 25 के करीब थोड़े ज़्यादा है। यानी उन्होंने यहाँ पे ये सोचा है कि हमने 25 के करीब ज़रा ज़्यादा रहना है। उन्हें लगता है कि 20 से 25 की वेटेज थोड़ी सी लोअर साइड पे है, तो वो 20 के करीब कम है और 25 के करीब ज़्यादा है। 23, 24 और 25। फिर जो ग्रेड है 25 से 30 के करीब रहे। यहाँ इन्हें एहसास हुआ कि 30 भी बड़ा कम है, जितना जोश है, जितना दिल कर रहा है हमारा सवाल पूछने का, तो 32 नंबर, यहाँ 31 नंबर। इसका मतलब है कि इस ग्रेड में भी वो एंड के करीब है और यहाँ गुस्ताखी करके 1-2 नंबर ऊपर भी चले जाते हैं। अदर लॉस की बात करें, 35 से 52 कहा था, 38, 43। पहले उन्होंने यहाँ 43 पूछा, लेकिन आगे उन्हें एहसास हुआ कि नहीं 43 ज़रा ज़्यादा हो गए, इसको कम कर दिया और वो वेटेज ऊपर इन 2 में डिवाइड करनी शुरू कर दे। तो अगर मैं बात करूँ टोटल मार्क्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 25 + 31 56 मार्क्स यहाँ, 55 मार्क्स यहाँ, 51 मार्क्स यहाँ। तो टेक्निकली आधे से ज़्यादा नंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहे हैं। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, तो हमने अपनी इस रिवीजन क्लास में उसको टाइम ज़्यादा दिया है और फिर जो रट्टे वाले सीधे सीधे चैप्टर शुरू हो जाते हैं उनको टाइम हमने थोड़ा सा कम दिया है। और इसमें भी चैप्टर 4, 6 और 7 ये 3 जो उनकी प्रेफरेंस है, ये हमारी जो ग्रिड है। अब देखिए हमने अपने सिलेबस को किस तरतीब में करना है। चैप्टर 2 से लेके 5 तक की ग्रिड करते हुए चैप्टर 4 स्किप कर दिया, फिर अगली ग्रिड में 8, 9, 10 कर लिया और 6, 7 स्किप कर लिया। तो ये दोनों ग्रिड्स कवर की उन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बगैर, और फिर ये 3 चैप्टर्स को अलग अलग से हमने टाइम दे दिया। तो उससे ये होगा कि आपको अगर इस वक्त तक थोड़ा पीछे भी रह गए हैं तो आपके पास इस वीक के एंड तक इतना टाइम होगा कि आप पीछे से उसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। देन हमारे सारे अदर लॉज जिसमें चैप्टर नंबर 1 नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम एंड पे कुछ टाइम निकाल लेंगे अलग से इंशाल्लाह। डन। सिलेबस आउटलाइन और ये चीज़ें हमें समझ आ गई।
पेपर का पैटर्न क्या है, आप में से जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा रिकैप दे दूं कि हमारे पेपर में 15 मार्क्स के MCQs हैं और 85% रिटन सवाल है। ये जो रिटन सवाल हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड और एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। ICAP की जो लेटेस्ट सिलेबस गाइडलाइन है उसमें ये 2 परसेंटेजेस तो दी हुई हैं, लेकिन ये वाला जुमला अब उस तरह से नहीं दिया हुआ, ये पहले वो दिया करते थे। बट मैंने देखा है कि पिछले तीनों पेपर्स में तकरीबन यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नॉलेज बेस का मतलब है सीधे सवाल जिसमें से सीधी सीधी नॉलेज पूछी गई है। एप्लीकेशन बेस का मतलब है टेढ़े सवाल जिसमें आपको एक नॉलेज को अप्लाई करना पूछा गया है। आसान अल्फाज में रट्टे वाले सवाल 40% और लॉजिकल सवाल, और तकरीबन ICAP इस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। बट मैं पेपर में आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप पेपर करने जाएं तो आपने सबसे पहले क्रैमिंग वाले सवाल उठाने हैं। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपका और आप 35-40 नंबर का पेपर बड़ी अच्छी तरीके से ग्रिप में कर चुके हुए होंगे। MCQs करने के बाद सबसे पहले अगर आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करना है तो चुन चुन के बीच बीच में से रट्टे वाले सवालों की तरफ जाना है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा एक मार्जिन देंगे, कम टाइम में हो जाएंगे, हौसला होगा, फिर आपको सिनेरियोस के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। टीचर ये कहना कि मेरी वाली किताब उठा लें, वो भी मार्केट में चलती है, तो वो मुनासिब बात नहीं है, ये जुमला सेल्फ प्रेजिंग हो जाता है। तो 2-3 ऐसी किताबें हैं जो ज़रा ज़्यादा कॉमन हैं, आप उनमें से जो भी किताब उठा के यूज़ कर लें। ये जो टीचर्स की किताबें होती हैं इसमें क्या होता है, टीचर्स ने नोट्स बनाए हुए होते हैं। ICAP की किताब कैसे चलती है, ICAP की किताब में पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि ये टॉपिक किस बारे में है, फिर उसके लॉ की प्रोविजंस लिखी हुई होती हैं और उसकी लैंग्वेज समटाइम थोड़ी सी मुश्किल होती है और समटाइम बेयर लॉ से कॉपी पेस्ट हुई होती है। फिर वो उसको समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि यूनिट के एंड पे उससे रिलेटेड पास पेपर्स के सवाल उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे डाले होते हैं। तो पता ये लगता है कि आपको 1.5 सफ़े में काम की सिर्फ 5 लाइनें मिलती हैं जो आपने याद करनी थी, और बाकी सारा तो सिर्फ उनके शशके मशके थे। तो टीचर्स अपनी किताबों में क्या करते हैं, ये एग्जांपल्स वगैरह थोड़ा साइड पे कर दी, ये जो पास पेपर के सवाल हैं ये चैप्टर के एंड पे या किताब के एंड पे डाल दिए, और आपको दे दिया सिर्फ उतना पोर्शन जिसमें आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको याद करना आसान हो जाता है और आपको पता लगता है कि ये मेरा स्कोप है, मैंने इसी के अंदर रह के चलना है। और समटाइम्स टीचर जो है उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी आसान कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं कि आपके लिए उसे पढ़ना, समझना, चीज़ों को लेके चलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप नहीं अभी तक पढ़ना शुरू हुए थे तो फिर तो आप आंखें बंद करके एक किताब उठाएं और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। और अगेन अगर आप लोग पहली दफ़ा पढ़ने लगे और आपके पास किताब नहीं है और इस टाइम पे आप किताब खरीदना भी नहीं चाह रहे, कोई मसला नहीं है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हम अलग से इस क्लास का बनाएंगे, इस वाले क्रैश कोर्स का बनाएंगे, उसमें मैं अपनी किताब की सॉफ्ट कॉपीज भी शेयर कर दूंगा। एक गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, उसमें किताब के नोट्स, उसमें पास पेपर्स के सवाल, उनके जवाब और वो सारी चीज़ें जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में एक फ़ोल्डर के अंदर शेयर हुई हुई मिल जाएंगी। आपने बस उस फोल्डर को फॉलो करना है इंशाल्लाह ताला, और उसके अंदर आपको सारा सेटअप मिल जाएगा। वो लोग जिनके पास ऑलरेडी किताब है और उनको बहुत सारे लोग जो है वो बार बार ये बताते रहे हैं कि जी जो किताब होती है, किताब के लिए तो आपने पहले ICAP की किताब देखनी होती है, टीचर्स जो है वो उनकी किताब का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। अच्छा, लोग फेल ज़्यादा होते हैं या पास ज़्यादा होते हैं? फेल ज़्यादा होते हैं। तो एक अटैम्प्ट में अगर 30% लोग फेल हो रहे हैं तो कितने परसेंट वो पास हो रहे हैं, तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 70%। अगली दफ़ा जब बच्चे अपीयर होंगे और फिर 30% पास और 70% फेल, तो 200 में से हमारे पास 60 ऐसे लोग होंगे जो पास हुए हुए हैं और 140 कैसे होंगे? जो फेल हुए हैं। अच्छा, जो पास हो गया वो तो सब्जेक्ट पढ़ के आगे भाग रहा होगा, उसको तो परवाही कोई नहीं। जो फेल हुआ होगा वो दोबारा से किताबों को देख रहा होगा। जो फेल हुआ है वो दोबारा से किताबों को देख रहा है और आपको वो बताएगा कि कोई फ़ायदा नहीं इन किताबों का, सब माया है। ठीक है, दुनिया की जो हस्ती है वो तो है ही नहीं, सब ने मर जाना है, किताबों का कोई फ़ायदा नहीं। आप जब मशवरा लेते हैं ना मायूस लोगों से, फेल हुए हुए लोगों से, तो फिर क्या होता है वो आपको मशवरा भी बहुत ही पुट्ठा सा देते हैं। वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होता ये। अच्छा, जैसे ही बच्चा फेल होता है वो सबसे पहले कहता है मेरी किताब का कसूर होगा। अगर ज़रा ज़्यादा ईमान की मजबूती वाला स्टूडेंट हो तो कहता है मेरे टीचर का कसूर होगा। बहुत मजबूत अकीदे वाला हो तो कह देता है कसूर ही ICAP का है, उसने CA बनाया इतना टेढ़ा है कि ये पास हो ही नहीं सकता। बड़ी अरसे बाद उसे जाके एहसास होता है कि असल कसूर किसका है? उस बच्चे का जिसने सही से टाइम नहीं दिया। और दुनिया पढ़ के पास कर रही होती है।
अब चूंकि कम टाइम है हमारे पास, तो ये कम टाइम वाली बात भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं अगर अभी पढ़ूं तो मैं पास नहीं कर सकता और टीचर तो बिला वजह जज्बाती हो गए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। वो नहीं होता, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर का तकरीर सुनते हैं और जज्बाती होकर सब छोड़ के और एक नया काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगेन ये मोटिवेशन उनके लिए है जो आज भी ये चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट को पढ़ें, जो आज भी चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट को इस वक्त पास करने की कोशिश करें, उनके लिए मोटिवेशन है। मैं अक्सर शेयर करता हूँ मोटिवेशन के लिए। एक स्टूडेंट जो है वो अपने छोटे से शहर से उठ के लाहौर आया, उसने सीए करना था, पीआरसी उसने की। पीआरसी करने में उसके वालिद के इतने पैसे लग गए कि उसके बाद उसके पास कैफ के पैसे नहीं रहे। उसने वालिद से कहा कि जी देखिए यहाँ तो आपका खर्चा लग रहा है, मैं ये फील्ड को नहीं डील करता। उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो। उसके वालिद ने उधार पकड़ा, लोन पकड़ा और उसको सीए में एक जगह दाखिल करा दिया कि ठीक है जी तुम पढ़ना शुरू करो। जब वो पढ़ रहा था तो उसे मिले वही मायूस हज़रात, वो मायूस हज़रात जिन्होंने कहा सीए में आ गए हो, पागल हो गए हो, मर जाओगे, तुम तो गरीब इलाके से हो, तुम्हें तो पता कुछ नहीं, तुम तो पेंडू हो, तुमसे कहाँ होगा। उसे कह के उस बेचारे को वो तंग आके वापस घर गया। उसने कहा फ़ायदा कोई नहीं, ऐसे मैं बैकआउट क्यों करूँ। वापस लाहौर आया, लाहौर आके फिर कोशिश की, फिर उसको सारे अपने इर्द गिर्द मायूस लोग मिले। भाई सीधी सी बात है कि 200 लोगों में से 60 लोग अच्छे वाले हैं और 140 बुरे वाले हैं। और ये जो 60 हैं ये तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, क्यों तो अगले पेपर तैयार करें। और ये 140 जिनके पास इतना टाइम है कि वो अभी भी पिछला पेपर रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है फ़िलासफ़र भी ज़्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोग जो है वो मशवरा भी दे रहे होते हैं। तो इसको इर्द गिर्द इतनी मायूसी नज़र आई कि सीए छोड़ के भाग गया, घर चला गया, सीए से लाताल्लुक़ हो गया। और घर में जब अपने फादर को देखता था इसको शर्म आती थी कि बेचारों ने उधार पकड़ा था कि ये सीए करे और ये सीए से भाग गया, क्योंकि सब ने कहा कि तुम तो पेंडू हो और सीए तो तुम लोगों से होगा ही नहीं, सीए में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सीए तो जिन लोगों के लिए तुम तो वो बंदे ही नहीं हो। इसी तरह से जिस तरह से ये हमारा क्रैश कोर्स का सेशन हो रहा है, इसी तरह से एक सेशन था, उसमें फास्ट ट्रैक के ऊपर एक ओरिएंटेशन में मैंने लोगों को कहा था कि अगर आप इस वक्त भी कोशिश करें तो आप सीए कर सकते हैं। वो इत्तेफाक से कहीं सर्च करते करते उस वीडियो तक पहुँच गया। उसने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद उसने सर्च किया कि ये भाई साहब जो है ये कहाँ पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। वो पहुंचा एक ऑनलाइन वेंचर के ऊपर, उसने वहाँ से मेरी ऑनलाइन एक क्लास परचेज़ कर ली। उसके पास था तकरीबन 1.25 महीना। दाखिला उसने भेजने के बावजूद मायूस होकर वो छोड़ चुका था। 1.25 महीने में उसने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर बड़े कम टाइम के अंदर जो है वो पेपर तैयार किया। जब रिज़ल्ट आया तो उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया हुआ था बी लॉ के अंदर। साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कहने का मतलब है कि एक सीए छोड़ के घर बैठा हुआ बच्चा 1.25 महीने में जागता है, अपने अंदर एक डिज़ायर जगाता है और सब उसे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। और उसके इर्द गिर्द भी उसी तरह के उल्टे सीधे सीनियर्स या ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलत मशवरा देते हैं। उसने उन सब लोगों के मशवरे सुने और भाग गया। लेकिन जब उसे एक अच्छी मोटिवेशन मिली, जब उसे लगा कि दिस इज़ डूएबल, वो वापस आया है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उसने उस अटेम्प्ट में हिस्ट्री में आईकेप में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे लॉ में, तकरीबन 9,500। आईकेप में हाईएस्ट बच्चे जो उस वक्त तक अपीयर हुए थे वो 7,500 के करीब थे। तो वो सबसे बड़ी अटेम्प्ट थी, यानी पूरे पाकिस्तान में 9,500 बच्चा अपीयर हुआ था। दाखिला तो पता नहीं कितनों ने भेजा होगा, अपीयर हुए थे 9,500। उन सारे बच्चों में टॉप करता है वो बच्चा जो पेपर से 1.25 महीने पहले ये इरादा करता है कि नहीं ऐसी की तैसी मैंने पढ़ के दिखाना है। तो सब कुछ पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है, सिर्फ अंदर की जो चिंगारी है ना वो ज़रूरी है। और उसका वो जुमला मुझे अभी तक याद है, कहता है मैं अपने फादर के चेहरे की तरफ देखता था, मुझे शर्म आती थी कि बेचारों ने मेरे लिए उधार पकड़ा हुआ और सारा कुछ है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उसने मेरिट सर्टिफिकेट लिया तो जिस वेंचर पे, तो उस वेंचर की पॉलिसी ये होती थी कि जब एक बच्चा मेरिट सर्टिफिकेट लेता है उनके पास, तो वो उसे 50,000 का कैश प्राइज़ देते हैं और उसको लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दे देते हैं कि वो सीए के अंदर उस वेंचर पे कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा उससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो मज़े की बात ये हुई कि मुझे याद है कि वो आए और मतलब एक उस वेंचर वालों ने ना, उस ऑनलाइन वेंचर वालों ने एक एक्टिविटी कराई कि जी वो जिन जिन बच्चों ने मेरिट सर्टिफिकेट लिया था उनको हम इनाम देते हैं। तो वो इनाम देते हुए ना उनके फादर को मैं वो चेक देते हुए ना मैंने कहा कि ये एक छोटी सी अमाउंट एक तोहफे के तौर पे हमारी तरफ से कि आपके बच्चे ने इतना वो किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा भाई आपके लिए छोटी होगी, मेरा लोन उतर जाएगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगा, आपकी सोच है कि इस बच्चे ने हमारे लिए कितना ज़बरदस्त किया है। और उसके बाद वो बच्चे ने अपने मतलब वो कर्ज़ भी वापस करवा दिया, अपनी आगे सीए की सारी एजुकेशन फ्री भी करवा ली।
और एक डगर पे चल पड़ा। तो सिर्फ 1.25 महीने की वो एनर्जी, अंदर का स्पार्क, उसने अपनी फैमिली को उस मुश्किल से ही आज़ाद कर दिया, जो हर वक्त बैठ के सोचते थे कि पढ़ेगा कैसे, इसके लिए हमें उधार लेना पड़ेगा, इसके ऊपर हम खर्चा कैसे करें। और वो सुकून से जो है वो ऑनलाइन पेपर्स पढ़ता जा रहा है, पेपर पास करता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो सिर्फ बात ये है कि मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो मोटिवेशन अपने अंदर ज़रूर जगाएं। और इर्द गिर्द जो मायूस कर रहे हैं ना लोग, इनसे दूर रहें। जो लोग मायूस कर रहे हैं ये आपको हमेशा परेशान करेंगे, ये हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे। आई गेस ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपको मायूस करेंगे, परेशान करेंगे। करना क्या है, किताब में आईकेप की किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सम टाइम आपको को कहेगा जी एमसीक्यू तो आईकेप अपनी किताब से देता है। भाई आईकेप एमसीक्यू सिलेबस से देता है, और आईकेप की किताब में आईकेप ने सिलेबस भी डिस्कस किया है, तो कोई भी एमसीक्यू उठाएंगे तो हमें आईकेप की किताब से ही नजर आएगा। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग वही कोई एमसीक्यू उठा के किसी भी टीचर की किताब से देखेंगे, वहां से भी मिल जाएगा। तो ऐसे में इस वक्त किसी की बात सुन के किताब नहीं बदलने। और मज़े की बात है, आप में से कुछ लोगों ने सेशन के बीच में किताब देखी भी होगी, आईकेप की किताब जाके देखी, फिर टीचर की किताब देखी, तो आपको समझ आ गया कि वो सारी बातें टीचर की किताब में मौजूद हैं, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन चेंज होती है। फिर भी अगर यकीन नहीं है ना तो छोड़ दें, किताब को उठा के फेंक दें और आईकेप की किताब उठा लें। क्योंकि यकीन से करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा, बगैर यकीन के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही बात है कि शक की हालत में पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर यकीन की हालत में नींद है। हज़रत अली का कौल है कि वो उस नमाज से बेहतर नींद है जो नींद तो कम से कम यकीन की हालत में हो, और नमाज जो आपने शक में पढ़ी है। तो अगर आपको शक आ जाए, परेशानी हो जाए कि नहीं जी वो मैं छोटी सी किताब करूँ, इस किताब ने कहाँ पास कराना है, फिर उस किताब ने कभी पास नहीं कराना जिस किताब के बारे में आपने ये कह दिया कि इस किताब ने पास नहीं कराना। वो पता नहीं कौन हर दफ़ा पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं वो कौन से ज़्यादा लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं कि ये किताब पढ़ लो, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बी लॉ मेड ईजी इज़ द बुक जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकती है। और अगेन ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए इस किताब की तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप लोग इसे खरीद लें और मुझे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को सॉफ्ट में ये ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप आईकेप की किताब अगर यूज़ कर रहे हैं शुरू से, फिर तो वो करते रहें, और अगर शुरू से यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरह की किताब, और ज़रूरी नहीं मेरी किताब, आप किसी भी टीचर की किताब उठा के देख लें। मेरी किताब के अलावा सर आसिफ की किताब भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप कोई से भी, ये मतलब ये 2 किताबें थोड़ी ज़्यादा चलती हैं, कोई भी एक किताब उठा के यूज़ कर लें, और आपको वो हर टीचर ने अपने तरीके से थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज करके अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया होता है। बस आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। डन। अगर मैं ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करूं, ओवरऑल आपने क्या करना है, और यहाँ पे मुझे शायद एक डिवाइस को चलाना हो जो ऑफ है। ये ऑफ है, ऑन है? ठीक है, मैं इसलिए से पहले से वो कर दी है, बहुत सुकून से ऊपर होती है तो हम इतनी देर बातें करते रहेंगे। तो ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स में जो कंसर्न है वो ये है कि आपने रजिस्टर लाजमी बनाना है, आपने डेली के डेली पढ़ना है। इन तमाम रिवीजन क्लासेस के साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हम अगले दिन टेस्ट भी ले रहे हैं। अब अगेन अगर मैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में टीएस हजरात से रिक्वेस्ट करूँगी जी जो भी बच्चा आके टेस्ट दे आपने चेक करना है, तो उसने मुझे गोली मार देनी है आगे से। वो कहेगा सर जी पहले इतने सारे बच्चों का लोड हमने उठाया हुआ है, हम इन बच्चों को टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं वो डेली जब भी क्लास पढ़ेंगे तो अगले दिन रूम नंबर 7 में सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक एक जगह मौजूद होगी। आप जाके कह सकते हैं कि जी मुझे डे 2 का टेस्ट चाहिए, डे 3 का टेस्ट चाहिए, डे 4 का टेस्ट चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, वो टेस्ट देंगे, उनको टेस्ट चेक होकर मिलेंगे। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो कहेंगे ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो हमें मोटिव, ये तो जान के हमें वो किया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है कि अगर आपने पैसे दिए होते तो आप भी अच्छे बच्चे होते। वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम टेस्ट और 1 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी शेयर करेंगे। तो आपने क्लास अटेंड की, आपने टेस्ट डाउनलोड किया और आपने टेस्ट को अपने तौर पे किया। बीलॉ के अंदर आप 80% असेसमेंट अपने सोल्यूशन के साथ अपने आंसर स्क्रिप्ट को रख के कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आप उसको पेपर देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे और अपने आंसर शीट को कंपेयर कर लीजिएगा उस सोल्यूशन के साथ जो हमने अगले दिन शेयर किया होगा। फिर भी आप चाहते होंगे कि जी कम से कम एक दफ़ा तो ऐसा हो ना कि कॉलेज मुझे चेक करके बताए कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। ये रिवीजन क्लासेस ख़त्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद हम एक फुल लेंथ मॉक ले रहे होंगे इंशाल्लाह। फुल लेंथ मॉक आईकेप में जिस दिन एग्ज़ाम है उससे ठीक 2 हफ्ते पहले
ICAP में ट्यूसडे वाले दिन एग्जाम है, ठीक 2 वीक पीछे जो ट्यूसडे यहाँ पे होगा, यहाँ एग्जैक्टली ICAP वाले टाइम पे सुबह 9 बजे जो है वो एक फुल लेंथ मॉक कंडक्ट होगा, वही 3.25 घंटे का, वही 15 मिनट रीडिंग टाइम। और उसमें आप चाहे हमारे एनरोल स्टूडेंट हैं, चाहे आप बाहर से आए हुए स्टूडेंट हैं, आप अगर आके वो मॉक करेंगे तो वो हम आपको 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ताला चेक करके वापस कर देंगे। तो अब तमाम लोगों के लिए तमाम तरह के मसाले मौजूद हैं। जो अनरजिस्टर्ड है उनको डेली यूट्यूब के लिंक्स भी मिल रहे होंगे, बाकी सारी चीज़ें भी, और जो रजिस्टर्ड हैं आपके पोर्टल पे भी साथ साथ अपलोड हो रहा होगा। तो ऐसे में ताकि जो रजिस्टर्ड उनको ये ना लगे पैसे हमने दिए थे, फ़ायदे दूसरों के हो गए, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको ये ऐसा ना हो कि जी हमें बस बुला के तो बार बार बेइज्जती कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग तो अनरजिस्टर्ड और तुमने तो पैसे नहीं दिए हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह से अकोमोडेट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। डन। फाइनली ये भाई साहब ऊपर हो चुके हुए हैं। अब हमारी वो एक अहम डिस्कशन कि हमने सवाल किस तरह से करना है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ICAP के पेपर में MCQs के अलावा 3 ही तरह के सवाल आते हैं। MCQs के अलावा 3 ही तरह के सिर्फ सवाल होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लॉजिकल, सीधा सीधा सा, कोई उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं है। पहले वाले को मैं कह सकता हूँ नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड, यानी कि सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा सवाल होता है, सीधी सीधी रिक्वायरमेंट होती है, सीधा सीधा जवाब होता है। सवाल अचानक से आएगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फलाना थिंग, डिफाइन फलाना वाली थिंग, लिस्ट डाउन फलाना वाली थिंग। कोई किरदार नहीं होंगे, किसी का तस्करा नहीं होगा, फलाना लिमिटेड कंपनी ने फलाना के साथ फलाना किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा सवाल होगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सीधे सीधे 2 लाइन 3 लाइन के सवाल होते हैं। इसमें कोई सिचुएशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई घबराहट वाली बात नहीं होती। जो इस तरह का सीधा सीधा सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब देना होता है। इसके लिए आपको बहुत हाई क्वालिटी की इंग्लिश नहीं चाहिए, आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है जो आपने याद किया हुआ उसको। आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है, जो आपको पता है आपने वो उठा के लिख देना है। यानी अगर उन्होंने कहा लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस और आपने किताब में एक जगह याद किए हुए हैं, तो आपने सिंपली वो उठा के आंसर शीट पे लिख देने हैं। कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है, कोई सियाको सबाक की ज़रूरत नहीं है, कुछ और बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ। सीधा सवाल सीधा जवाब। उन्हें मत्थे पे करके आपको सवाल दिया, आपने मत्थे पे करके जवाब दे दिया, गहराइयों में उतरना ही नहीं है। रट्टे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सवाल होता है ये। औसतन पेपर में 35 से 40 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं, और ये वो सवाल हैं जो मैं कहूँगा कि सबसे पहले करने हैं, सबसे पहले करने हैं। फिर एक सेकंड कैटेगरी है जिसके सवाल कम होते हैं लेकिन समटाइम आते हैं, इसको मैं कहता हूँ सीम्स लॉजिकल। दिखता लॉजिकल है, होता ये भी रट्टे वाला सवाल है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहेंगे कि मियाँ अब्दुल कद्दूस जो है वो बड़े परेशान है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा है, वो एक ऑफ़र करना चाह रहे हैं मिस्टर अब्दुल गफूर को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऑफ़र वो कैसे करें। वो आपके पास आए हैं, आप मियाँ अब्दुल कद्दूस को मशवरा दोगे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र। तो दिल करता है कि ऊपर वाला सारा कचरा उठा के साइड पे फेंक दे, भाई अगर ऑफ़र के एसेंशियल पूछने थे तो इतना मजाक क्यों किया। तो सम टाइम एक सवाल देखने में लॉजिकल लग रहा होता है, लेकिन जब ध्यान से उसे देखते हैं तो वो लॉजिकल नहीं होता। लेकिन चूंकि उसमें मियाँ अब्दुल कद्दूस और उसका जिक्र हुआ होता है, तो अब सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं है, आपने पहले एक लाइन का रेफरेंस देना है, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन, और फिर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ऑफर के एसेंशियल्स आपसे पूछे गए हैं, आपने काम करना है पहले ऊपर की 3 लाइनें छोड़नी है और ऑफर का एसेंशियल उठा के पेस्ट कर देने हैं, क्योंकि आपको डर ही होगा कि अगर मैंने अभी ना लिखा और थोड़ी सी अंग्रेजी इस्तेमाल करने के बाद लिखा तो ऐसा ना हो कि मेरा रट्टा भूल जाए। तो पहले तो अपने रट्टे को उठाएं और जल्दी से ठकाठक करके ऑफर के एसेंशियल्स लिख दें नीचे। आपने क्या किया, आपने ऑफर के एसेंशियल्स, ये मैं इधर बना लेता हूँ, ऑफर के एसेंशियल्स आपने यहाँ लिख दिए और ऊपर 3 लाइनें अभी आपके पास खाली हैं, आपने यहाँ लिख दी और इस वक्त परवाह ही नहीं की कि सवाल में कुछ लॉजिक भी थी।
क्योंकि एक ऐसा सवाल है जिसने पूछा रटा है लेकिन किसी इंसान का जिक्र करके, किसी किरदार का जिक्र करके। अब यहाँ बड़े प्यारे तरीके से मियाँ अब्दुल कुद्दूस को भी थोड़ी सी अहमियत दे देनी है। सवाल ने हो सकता है कहा हो कि एक्सप्लेन मिस्टर अब्दुल कुद्दूस के व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, तो हम कहेंगे वी विल एक्सप्लेन अब्दुल कुद्दूस दैट फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और नीचे वही अपना कॉपी पेस्ट हुआ होगा। ये वाला जुमला है ना, ये आपको सवाल में से मिल जाना है। सवाल ने एंड पे रिक्वायरमेंट में कहोगे एक्सप्लेन मिस्टर अब्दुल कुद्दूस की व्हाट आर द एसेंशियल्स, तो आपने उसी को नैरेटिव बना के क्या देना है कि वी विल एक्सप्लेन मिस्टर अब्दुल कुद्दूस दैट फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ फलाना, और फिर नीचे आपने वो लिख देना है। ये दूसरी कैटेगरी का सवाल है। रट्टा आपने पहले पेस्ट कर दिया और ऊपर आपने सिर्फ 3 लाइनों में थोड़ा सा एहतराम करके उसको कनेक्ट करके आपस में जोड़ दिया। तीसरी तरह का सवाल, प्योर लॉजिकल सवाल। प्योर लॉजिकल, जिसको सिनेरियो कहते हैं, जिसमें एक सिचुएशन होती है और सिचुएशन में आपसे ओपिनियन मांगी गई होती है। इस सवाल की निशानी ये है कि आपसे ओपिनियन मांगी जाएगी। आपसे कहा जाएगा बताओ जुर्माना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ सही हुआ या गलत हुआ, बताओ ये काम हुआ या नहीं हुआ। एक सिचुएशन बताएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आई के अपने बार बार कहा है भाई इस तरह के सवाल को जब जवाब देना है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 तरह की बातें। जो भी स्टूडेंट वो 3 तरह की बात में से एक भी बात मिस कर देता है उसके नंबर कट जाते हैं। वो 3 तरह की बातें क्या है? वो 3 तरह की बातें हैं लॉ की डिस्कशन, सिचुएशन की डिस्कशन और फिर ओपिनियन। लॉ की डिस्कशन, सिचुएशन की डिस्कशन, ओपिनियन। आप इन 3 की तरतीब ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि तजर्बे से मैं बता रहा हूं कि ये सबसे अच्छी तरतीब है। सबसे पहले जब लॉ लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे अपना क्रैम हुआ हुआ लॉ, जिसमें आपकी अपनी वर्डिंग नहीं होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इंग्लिश ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो कोई भी सिचुएशन अगर आई हुई है, वो आपसे कहते हैं कि जी ए ने बी को जो है वो ऑफ़र भेजी और इससे पहले कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता उसने ऑफ़र रिवोक कर दी, लेकिन बी ने बाद में एक्सेप्टेंस दे दी। तो बताओ बी ने अच्छा किया या नहीं किया? अब आपको फ़ौरन से समझ आ गया कि बी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये इतना लिखने का आधा नंबर भी नहीं मिलना। आप पहले कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफर के रिवोक होने से पहले पहले हो जानी चाहिए। ये आप कहाँ लिखेंगे? लॉ में। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर के रिवोक होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। फिर कहेंगे इन दिस सिचुएशन मिस्टर बी ने मिस्टर ए के साथ फलाना ऐसे किया। यहाँ कोशिश करें ज़्यादा लंबा सेंटेंस मत बनाएं, अपनी ग्रामर मत मुश्किल बनाएं, क्योंकि इंग्लिश लिखते हुए आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। एफएससी तक आपने रट्टे वाली इंग्लिश यूज़ की है, जो सवालों में होता था, जो किताब से याद किया होता था वो लिखते थे। यहाँ आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो लॉ में आपने किताब वाली इंग्लिश यूज़ की, सिचुएशन में आपने कहा इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, और देन आपने ओपिनियन दे देना है कि फिर ये सही हुआ या गलत हुआ। तो जब आप ये तीनों कंपोनेंट पूरे कर देंगे तो फिर आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अब सवाल भले 2 नंबर का ही क्यों ना हो, अगर आप ये तीनों कंपोनेंट पूरे कर देंगे तो हार्डली आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो 2 नंबर आपके पूरे सिक्योर हो जाएंगे। आइए अपने कई दफ़ा कहा है कि अगर एक लॉजिकल सवाल हम पूछें उसका जवाब हाँ या ना है और स्टूडेंट हाँ या ना में जवाब दे दे, लेकिन लॉ और रेफरेंस ना दे तो हम उसको नंबर नहीं देंगे। तो आपने तीनों काम करने हैं, कानून भी बताना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फलाना। अच्छा, एक चीज़ ये भी जहन में रहे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप ये 2 एरियाज हैं जहां से सिनेरियो आते हैं। इन सबके अलावा सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से कभी कभार लॉजिकल सवाल आ जाता है, वरना आप अगर देखेंगे तो चैप्टर 15 हमेशा रट्टे वाला सवाल, 16 हमेशा रट्टे वाला सवाल, 17 हमेशा रट्टे वाला सवाल, 18 हमेशा रट्टे वाला सवाल, चैप्टर 1 हमेशा रट्टे वाला सवाल, 14 में से 80% ऑफ द टाइम रट्टे वाला सवाल, बट 20% ऑफ द टाइम थोड़ा लॉजिकल सवाल भी आ जाता है। तो यूँ समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप के अलावा जो चैप्टर्स हैं उसमें फोकस आपका याददाश्त पे ज़्यादा होना चाहिए, उसमें लॉजिकल डिस्कशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्रैमिंग थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व है। डन? क्या यहाँ तक की सारी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, हम फिर दोबारा से वो ख़तरनाक अमल करते हैं। तो ये ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स पे हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि 3 तरह के सवाल हैं, तो पेपर में जैसा सवाल हो उसको उसके एटिकेट्स के मुताबिक करना है। आपको
उम्मीद है कि अब तक अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, पेपर में सिर्फ ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ ब्लैक कलर, किसी और कलर का बॉल पॉइंट नहीं चलेगा। पेपर में जेल पेन अलाउड नहीं है, ऐसा पॉइंटर जिसकी इंक फैलती है जेल पेन है। एक बारीक पॉइंटर होता है वो अलाउड है, लेकिन एक ऐसा जो जिसकी स्याही फैलती है जेल पेन है, जो आप लिखते हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा फैल जाता है, तो जेल पेन अलाउड नहीं है। ब्लैक मार्कर अलाउड है लेकिन पसंद नहीं है उन्हें, अलाउड है लेकिन मकरू है, हराम नहीं है, मना नहीं है, बट अगेन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बार बार मार्कर और पेन बदल रहे हैं। तो कोशिश करें कि मार्कर अवॉइड करें, आप एक ही पेन से लिखने की आदत डालें। अगर आप कभी भी टेस्ट करते हैं और कहीं पे भी अपने रजिस्टर्स पे कुछ भी लिखते हैं, कोशिश करें ब्लू बॉल पेन खरीदना ही बंद कर दें, अपनी दोस्ती ही ब्लैक बॉल पेन से। वरना क्या होगा, पेपर में आप अभी तक ब्लू लिख रहे हैं, पेपर के लिए ब्लैक लेके जाएंगे, उस दिन आप लिखेंगे आपको अपना लिखा हुआ इतना गंदा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं होगी ब्लैक कलर की लिखाई देखने की। तो एक ये चीज़ बताना ज़रूरी है। दूसरा, पेपर के अंदर हर MCQs के बाद हर अगला पार्ट, हर अगला सवाल नहीं कह रहा, हर अगला पार्ट नए पेज पे करना है। हर पेज के टॉप पे क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लिखने की ऑप्शन होती है, आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर लिखना है, हर पार्ट को सेपरेट पेज पे करना है, क्योंकि ICAP की रिक्वायरमेंट ये है कि वो हर पार्ट को अलग से देखता है और आपके पेपर स्कैन होकर चेकिंग के लिए जाते हैं, तो आपके हर पेज का टॉप बता दे कि उसमें आपने एग्जैक्टली कौन कौन सा का वो किया हुआ है। तो कोशिश करें कि एक पार्ट भले 3 लाइनें में ख़त्म हो जाए, आप अगले पेज पे चले जाएं अगला पार्ट करने के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें। MCQs आप एक सफ़े पे कर सकते हैं। सबसे ऊपर MCQ वाले सवाल जो कि नॉर्मली क्वेश्चन 1 होता है उसका रेफरेंस दें, लेफ्ट साइड पे डिजिट्स डाल दें 1 2 3 4 करके 15 तक, ये जितने भी MCQs उन्होंने दिए हैं उनके रोमन नंबर्स दिए होते हैं, आप नंबर लिखें। MCQ के आगे जवाब लिखते हुए आपको पूरा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक जवाब आ रहा है कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये पूरा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे अगर ऑप्शन सी आ रहा है तो सिर्फ आपने आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सी है तो आपने सिर्फ सी लिख देना, उससे ज़्यादा उसमें लिखाई नहीं करनी। लेकिन अगर आप कोई अजम्पशन लेना चाहें, आपको ए और सी दोनों सही लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं पता नहीं ये इस जुमले का ये मतलब है वो मतलब है, अगर अजम्पशन लिख के कर रहे हैं तो कोई एक आंसर लिख के ब्रैकेट में वो अजम्पशन भी लिख दें। आपने लिखा सी और ब्रैकेट में लिख दें इट इज़ एज्यूम्ड कि ये ऑफर इस तरह की है। तो समटाइम क्या होता है, सवाल में क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से एक खास तरीके से सोच के कुछ और जवाब बनता है। एक खास तो कोई एक जवाब जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो लिख दें और ब्रैकेट में उसकी छोटी सी जस्टिफिकेशन दे दें, दैट इज़ अलाउड। फाइनली एंड वाली स्लाइड जिसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है ना, यहाँ मेरा ईमेल थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, गलत वाला लिखा हुआ है, ईमेल मैं नया वाला दे देता हूँ। खैर वो लास्ट डे पे भी शेयर हो रहा होगा। आपके पेशेंस का काफ़ी शुक्रिया। हमने ओरिएंटेशन को डिस्कस किया, लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारे दिन पढ़ते रहने से बेहतर है कि हमें अप्रोच समझ आ जाए। और क्या आप लोग मोटिवेटेड हैं? क्या हम कल से पढ़ने के लिए तैयारी कर सकते हैं? आज हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, तो कल हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा लेन भी बिछा देनी है आगे और कुछ जो फोल्डिंग चेयर्स हैं वो भी बीच में कवर कर लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा को अकोमोडेट कर सकें। तो कल से इंशाल्लाह ताला जो है पढ़ाई शुरू करते हैं। कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल स्टिल अगर पेंडिंग है तो मुझे बताएं। नहीं सर, हम तो कहते कब छुट्टी होनी है। ठीक है, कल हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 2, इंशाल्लाह ताला कल से पढ़ाई स्टार्ट।